दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 8 दिसंबर 2018 को हुए सीटेट के एग्ज़ाम का तीसरा पार्ट देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग 21 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग 22वां प्रश्न शुरू करते हैं। यह आपको क्या कराएगा कि परीक्षा का पैटर्न समझने में किस तरह के प्रश्न आते हैं, यह समझने में मदद करेगा, जिससे आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? कौन सा एक संवेग है? संवेग के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों, संवेग के बारे में सबसे पहले इसको समझ लीजिए, संवेग क्या होता है, तब आपका आंसर सही आएगा। संवेग यानी जिसको हम लोग भावना बोलते हैं, भावना जिसको बोलते हैं, भावना उसे हम कह सकते हैं। यानी संवेग वे घटनाएं होती है जिनमें व्यक्ति अशांत और उत्तेजित हो जाता है, जिसमें व्यक्ति अशांत और उत्तेजित हो जाता है। ये परिभाषा दिया है गेट्स ने। गेट्स के अनुसार संवेग या भावनाएं वे घटनाएं होती हैं जो लोगों को अशांत कर देती है या फिर उसे कोई काम करने के लिए उत्तेजित कर देता है। लेकिन कौन कौन सा भावना हुआ या कौन कौन सा संवेग हुआ, इसके बारे में यहाँ बताया है। डर, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, दुख, शोक, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, ये सभी आपके संवेग कहलाते हैं। यहाँ पर कौन सा संवेग है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, हमने सबसे पहले लिखा है डर, तो आपका डर एक संवेग हुआ। आगे का प्रश्न देखिए, एक 3 साल का एक बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 साल का बच्चा बताता है घर में आने के बाद में कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पर बच्चा स्वयं दूध बूथ पर गया। बच्चा यहाँ पर स्वयं गया, इसने यहाँ पर स्वयं देखा और देखने के बाद अनुभव किया, और अनुभव करके यह बता रहा है कि दूध बूथ पर मशीन के द्वारा दूध निकाला जा रहा है या मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? स्वयं के अनुभव पर बता रहा है। तो इसमें राइट आंसर आपका ये होगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। उसका अनुभव के आधार पर वह बच्चा अपना बता रहा है कि दूध बूथ से दूध का उत्पादन मशीन के द्वारा होता है। देखिए, इस प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका यहां पर पूछ रहा है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है।
आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, इसके हम लोगों ने देखा कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। यह शिक्षक का कर्तव्य है। यह शिक्षक का कर्तव्य है। और आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यह एक शिक्षक का भूमिका है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा, एक कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, यह कर्तव्य के अंदर आता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना एक कर्तव्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन आपका कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और चौथा ऑप्शन आराम के लिए जगह बनाना भूमिका के अंतर्गत आता है। इसीलिए राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी कक्षा? इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है। दोस्तों, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण में जो अधिगम संबंधी क्रियाकलाप होता है, अधिगम संबंधी क्रियाकलाप, अधिगम के संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, जैसे गतिविधि हुआ, प्रायोगिक कार्य हुआ, इसके लिए उपयुक्त स्थान, उपयुक्त साधन बच्चों को मुहैया कराना, बच्चों को उपलब्ध कराना समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो हमको खोजना है कि यहाँ पर अधिगम से संबंधित क्रियाकलाप, गतिविधि, कार्यविधि, प्रायोगिक कार्य बच्चों के पहुँच में किस बिंदु में दिया गया है। कहता है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, यानी जहां तक बच्चे पहुंच नहीं सकते। और यहां पर है कि बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए, तो यहीं पर एक गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, यानी गतिविधि के लिए खुला हो, कभी भी गतिविधि कर सकता है। और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, यानी अनेक तरह के बाल साहित्य खुली ताकानी सेल्फ, यानी उसको बंद करके नहीं रखा गया, लॉक नहीं किया हुआ, खुला सजा के तो रखा गया, सेल्फ में रखा गया, लेकिन कोई भी बच्चा आकर के उसे निकाल सकता है, खुला रखा गया, खुली है, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यह जो आपका हुआ, यह अधिगम संबंधी क्रियाकलाप बच्चों के पहुंच में है। ये बच्चों के पहुंच में है, खुली गतिविधि, खुली सेल्फ, और कभी भी प्राप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ये दूसरा नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है, किताबों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन को देखने वाले हैं। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक की भूमिका एक कक्षा में अहम होता है। यह एक शिक्षण अधिगम संसाधन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम संसाधन, पहला चीज। दूसरा चीज, यह संदर्भ सामग्री है, संदर्भ सामग्री भी है, क्योंकि एक कक्षा में, उस विशेष कक्षा में बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, ये सभी संदर्भ आपको पाठ्यपुस्तक से ही मिलता है। तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन है, यानी कक्षा के लिए उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री है। ये आपका पहला ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समृद्ध से प्राप्त की मानवतावाद, व्यवहारवाद,
रचना रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम लोग NCF 2005 कहते हैं, इसका जो मुख्य विशेषता है यह है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा है कि रटने से छुटकारा। तीसरा है बच्चों को रचनात्मक बनाना, या जिसको हम लोग कह सकते हैं सृजनशील, बच्चों को सृजनशील बनाना। तो अब इसमें आप देखिए कहाँ पर है ये लागू, किस में हो रहा है। मानवतावाद नहीं, व्यवहारवाद नहीं, रचनावाद, यानी यहाँ पर बच्चे रचना करेंगे, रचनात्मक कौशल का विकास होगा, सृजनशीलता का विकास होगा। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। 28 में है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। बच्चों को कब हम प्रेरित समझ सकते हैं? दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में ऐसा लगता है ना कि यही आंसर सही है, यही आंसर, यानी कन्फ्यूजन कर देता है। जब तक आप यानी सबसे उपयुक्त उत्तर जो सबसे सुंदर है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब शिक्षक कुछ बता रहा है और बच्चा स्पष्टीकरण को ठीक ढंग से नहीं समझ पाया तो अपने को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए फिर से शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है। यदि ये कर रहा है तो जानिए बच्चा प्रेरित हो रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त, आप बच्चों के अधिगम को सुधारना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में हमको देखना है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम अधिगम सुधार की बात करते हैं तो अधिगम सुधार में जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष या फिर प्रायोगिक यदि ये विधि अपनाया जाता है तो बच्चों में सबसे अधिक अधिगम में सुधार होता है, या तो प्रत्यक्ष या प्रायोगिक। अब प्रत्यक्ष या प्रायोगिक करने के लिए हमको उस तरह का माहौल क्रिएट करना होगा जो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। तो यहाँ पर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जब बच्चे एक दूसरे से अपने बातों को शेयर करेंगे तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव होगा और ये राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उन्हें पाठ रट कर याद करने में। दोस्तों, सबसे पहले अनुशासन को समझना है। अनुशासन मतलब हुआ स्वयं पर शासन करना। स्वयं पर शासन करना। अनुशासन मतलब होता है कि स्वयं पर शासन, अपने पर शासन करना और सभी कार्यों को उचित तरीके से, उचित समय पर, उचित व्यवस्था के अनुसार करना, तब हम उसको अनुशासन कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अधिगम मदद करता है।
चूँकि ये स्वयं पर जब शासन करता है तो अपने शिक्षा को ठीक ढंग से विनियमित कर पाता है और मॉनिटर कर पाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम जो 8 दिसंबर 2018 को हुआ था, इसका बाल एवं मनोविज्ञान वाला बाल विकास से संबंधित, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न को दिखाया। आप लोग अब प्रश्न किस तरह के आते हैं और इसका पैटर्न किस तरह का रहता है ये समझ गए। इस अनुसार से आप अपनी तैयारी करेंगे। अब मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।